हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की तरफ से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। प्रश्न इतने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। क्लास में जो हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, उनकी व्याख्या तो और भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले। बस आप क्लास में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लहसुन में, दालचीनी में, हल्दी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीएचडी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लहसुन में एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एलिन लहसुन का प्राकृतिक घटक ये अमीनो अम्ल सिस्टीन का उत्पन्न है। जब ताज़ा लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिनेज एंजाइम एलिन को एलिसीन में बदल देता है, जो ताज़ा लहसुन की सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। ये हृदय रोग एवं मधुमेह से शरीर की रक्षा करता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीएचडी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो खाद्य सुरक्षा की देखरेख और विनियमन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर FSSAI का पूरा नाम भी यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और ये यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते हैं चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों के खालिस्तान होती है। 140 व उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि, 80 से 100 की बुद्धि लब्धि, 100 से 110 की बुद्धि लब्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। RPSC स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि अत्यधिक प्रतिभावान बालकों के खालिस्तान होती है तो कितनी बुद्धि लब्धि होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, 140 उसके ऊपर की बुद्धि लब्धि यानी IQ होती है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बुद्धि लब्धि, जिसे आमतौर पर IQ के रूप में जाना जाता है, मानकीकृत परीक्षण के अंक को संदर्भित करता है, जो मानव बुद्धि का आकलन और माप करता है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टंट के द्वारा विकसित की गई थी। 140 उसके ऊपर की बुद्धि लब्धि अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टंट के द्वारा विकसित की गई थी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसे भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, फीटस, एलर्जी, एक्जिमा या टिटनस। टीजीटी परीक्षा 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एलर्जी कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। कथन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी समूह के गठन से महिलाओं का स्तर बेहतर बनता है। कारण यहाँ पर दिया गया, संवेगात्मक समूह आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा समूह के महिला सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए और आर दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया, ए सही है, आर गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया, ए गलत है, लेकिन आर यहाँ पर सही है। UGC नेट एग्जाम 2000 यहाँ पर 5वें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों यहाँ पर सही है, यानी कि कथन और यहाँ पर कारण दोनों यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6,
खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें, सामूहिक खेल, समानांतर खेल, समन्वित खेल या सहचर्य खेल। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सामूहिक खेल। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में भी क्रिया करता है। उपयुक्त सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एंजाइम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीव तंत्र में रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। इनका संश्लेषण स्वयं कोशों के जीव द्रव्य में संश्लेषित होते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ये पदार्थों पर उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। एंजाइम सामान्यतः सरल प्रोटीन होते हैं तथा लगभग 25 डिग्री से यहाँ पर 45 डिग्री शारीरिक ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें, आंतें, आमाशय, आहार नाल या पाचन तंत्र। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आहार नाल कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में आहार नाल 7.2 से 9 मीटर लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर मलाशय से होती हुई मलद्वार तक जाती है। आहार नाल हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रास नाल या ग्रसनी, आमाशय और वृद्रांत से होकर गुजारती है तथा अंत में आहार के पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय और गुदा मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इस व्याख्या को भी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है इसे आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। यहाँ पर इसकी लंबाई भी यहाँ से पूछी जाती है तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें, ए, बी, ए एवं बी या कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कोई नहीं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव के रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर किया जाता है, जिसका वर्गीकरण सर्वप्रथम लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और रक्त समूह में कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं पाया जाता, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन रक्त प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, परंतु केवल ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं और कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए, तो उस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना, दूसरों पर निर्भर रहना, शारीरिक भिन्नता का विकास या स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शारीरिक परिवर्तन का तीव्र होना, ये इसका यहाँ पर लक्षण है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता है। कारण यहाँ पर दिए गए, आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए गलत है तथा आर सही है।
ए तथा आर दोनों सही है, ए सही है तथा आर गलत है, ए तथा आर दोनों यहाँ पर गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए सही है तथा आर यहाँ पर गलत है, यानी कि यहाँ पर अभिकथन सही है लेकिन यहाँ पर कारण यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सिकल सेल, परनीशियस, माइक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक। टीजीटी उत्तराखंड 2014 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परनीशियस कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परनीशियस रक्ताल्पता रोग की स्थिति में रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या कम हो जाती है तथा इनका आकार भी सामान्य की अपेक्षा अधिक बड़ा हो जाता है। यकृत के प्रयोग से परनीशियस रक्ताल्पता रोग दूर हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है जो शरीर में विटामिन B12 या फोलिक के निम्न स्तर के कारण होता है। आरबीसी साथ ही अस्थि मज्जा और शरीर में अन्य कोशिकाओं को सामान्य रूप से विकसित होने के लिए विटामिन B12 और फोलिक की आवश्यकता होती है। वहीं सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ पर दिया गया है। असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली रक्त की एक आनुवंशिक विकार है। असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती है। ये इनके ऑक्सीजन के ले जाने की क्षमता और रक्त प्रवाह की मात्रा को कम करता है। वही माइक्रोसाइटिक यहाँ पर दिया गया है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है जो शरीर में आयरन के निम्न स्तर के कारण होता है। तो यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर दिए गए, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, सिकल सेल के एनीमिया के बारे में ध्यान से पढ़ना है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में भी आपको ध्यान से यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कहीं कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट व्याख्या आप लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बच्चे यहाँ पर क्लास में पहली बार आए हुए हैं बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर समय पर यहाँ पर मिलते रहे। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, इन ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि विटामिन D3 इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा कोलेकैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विटामिन D 2 रूपों में पाया जाता है, जिसमें विटामिन D2 आर्गोकैल्सिफेरॉल यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। वहीं विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल यह जंतु जगत से प्राप्त होता है। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। विटामिन D 2 रूपों में पाया जाता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए। विटामिन D को सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मदद से त्वचा में संश्लेषित किया जा सकता है। मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी, यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल, मछली, अंडा की जर्दी आदि यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर इसके मुख्य स्रोत भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन E, लौह तत्व, फास्फोरस या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दिए गए पदार्थों में यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा विटामिन E, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन A, C, E एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं। विटामिन E के 8 विभिन्न यौगिक होते हैं और इसका सबसे अधिक सक्रिय रूप अल्फा टोकोफेरॉल होता है। बालों और त्वचा के लिए ये विटामिन बहुत फायदेमंद है। विटामिन E हरी सब्जियों, सूरजमुखी के बीज आदि में मिलते हैं। विटामिन E की कमी से बांझपन की समस्या भी देखने को मिलती है। ये तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो विटामिन E की कमी के कारण यहाँ से हो जाती है। बालों और त्वचा के लिए ये विटामिन फायदेमंद होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर विटामिन A, C और E। यहाँ पर
ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको इस व्याख्या को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए की कमी का नतीजा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए क्वार्सियोरकर पेटेज की बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया या केराटोमलेशिया। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की विटामिन ए की कमी का नतीजा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, केराटोमलेशिया। ये विटामिन ए की कमी का नतीजा है, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आंखों संबंधी सभी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। यहाँ पर रतौंधी तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन ई। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, तो वह कौन सा विटामिन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन सी। ये सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है, यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का उत्तम स्रोत यहाँ पर उत्तम साधन है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे आंवला, केला, सेब या संतरा। DSSB TGT 2018, UGC नेट एग्जाम 2017 और MP PhD एंट्रेंस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन सी का उत्तम साधन है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ज़्यादा जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पर आंवला होगा, लेकिन यहाँ पर खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा भी हमारे यहाँ पर सही होगा, संतरा यहाँ पर विटामिन सी का उत्तम स्रोत होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उसमें यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पर होगा आंवला। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं, खाली स्थान बनता है, जेल, इमल्सन, सोल या एरोसोल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो इमल्सन बनता है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो इमल्सन बनता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पायस दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। पायसन के उदाहरण में शामिल है मक्खन और मार्परीन, दूध और क्रीम, फोटोफिल्म का प्रकाश, संवेदी पक्ष, मैग्मा और धातु काटने में काम आने वाले तरल। परिक्षिप्त पर प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर पायसों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमारा पहला दिया गया जल में तेल प्रकार का के पायस। इस प्रकार के पायसों में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि जल प्रक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के पायस के उदाहरण दूध और वेनिशिंग क्रीम है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखा है दूध में द्रव वसा जल प्रक्षिप्त रहती है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण श्रेणी यहाँ पर दी गई है तेल में जल का प्रकार के पायस। इस प्रकार के पायसों में जल प्रक्षिप्त प्रावस्था की तरह कार्य करता है, जबकि तेल प्रक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के पायस का मुख्य उदाहरण है कॉड लिवर तेल है, मक्खन और कोल्ड क्रीम इस प्रकार के पायस है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दो निम्नलिखित इसके यहाँ पर श्रेणियाँ भी यहाँ पर दी गई है, तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर इमल्सन। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, दूध की मिठास निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लैक्टोज, राइबोफ्लेविन, कैसीन या लाइपेज। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि दूध की मिठास निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लैक्टोज की उपस्थिति से होती है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है जिसकी वजह से दूध में मिठास होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो स्तनधारियों के दूध में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और दूध के कैलोरी का मुख्य स्रोत भी होती है। कैसीन स्तनधारियों के दूध में पाए जाने वाला फास्फोप्रोटीन है, जो कैल्शियम के कैसीनेट के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर रूप में रहता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी तंत्रिका संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये सभी
महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लैक्टोज के बारे में यहाँ पर दिए गए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। केसिन के बारे में क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया। लाइपेज के बारे में तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राइबोफ्लेविन के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए संवर्धन, पुनर्भंडारण, अनुपूरण या सुदृढ़ीकरण। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा सुदृढ़ीकरण। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकता, आयु या उपरोक्त सभी। PGT 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, खालिस्तान मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एनीमिया, कब्ज, अकस्मात वजन में कमी। आपको यहाँ पर बताना है कि मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अकस्मात वजन में कमी। ये भी इसका मधुमेह का लक्षण हो सकता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या के यहाँ पर की तरफ। अकस्मात वजन में कमी मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मधुमेह न केवल भारत का एक मुख्य समस्यात्मक रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके रोगी अधिक है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण होता है। ये चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिटीशिया या निर्जलीकरण, थकान, घाव देरी से भरना या डायबिटिक कोमा। यहाँ से इसके यहाँ पर मधुमेह रोग के यहाँ पर प्रमुख लक्षण भी यहाँ पर दिए गए। तो इन लक्षणों को भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 23, सिप्पी आहार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कब्ज के उपचार में, डायरिया के उपचार में, पेप्टिक अल्सर के उपचार में या पीलिया के उपचार में। GIC 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सिप्पी आहार दिया जाता है तो किस में दिया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पेप्टिक अल्सर के उपचार में सिप्पी आहार दिया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पेप्टिक अल्सर, अल्सर का अर्थ है घाव हो जाना। यहाँ से इसका यहाँ पर अर्थ भी यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे हो जाते हैं। अतः यहाँ पर अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्लियाँ भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों का ही पाचन होने लगता है। इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर के उपचार एवं सुधार हेतु मुख्यतः 4 प्रकार के आहार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के उपचार एवं सुधार हेतु 4 प्रकार के यहाँ पर आहार की व्यवस्था की गई है। तो ये कौन कौन से 4 प्रकार है, इसमें यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है सिप्पी का आहार। सिप्पी का आहार यहाँ पर दिया गया है एंडरसन का आहार, म्यूनेलग्रेट का आहार और लेनहार्टस का आहार। यहाँ पर 4 प्रकार के आहार दिए गए, तो इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते चले। तो यहाँ पर अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाने, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनियल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। ऑप्शन है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 और TGT उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनियल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ, ये यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। ड्यूडेनल अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में गरीब किसान एवं मजदूर
मजदूरी वर्ग के लोगों को अधिक होता है। समय पर भोजन ग्रहण न कर पाने की दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। अतः गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः उच्च रय से युक्त आहार व प्रतिरोधक दवाइयाँ दी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लक्षण यहाँ पर दिए गए, पेट में भयंकर पीड़ा, उल्टी होना, वजन घटना आदि। कम रय से एवं ब्लेंड आहार गैस्ट्रिक अल्सर एवं ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य को भी ध्यान से पढ़ते चले, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर बारीक से बारीक पॉइंटों को भी यहाँ से ध्यान से देखते चलिए, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ आप नोट करते हुए भी चले, ताकि एग्जाम के समय आप उनका रिवाइज कर सको। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। DSSB TGT 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पेक्टिक अल्सर से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ये यहाँ पर पेक्टिक अल्सर का कारण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु पेक्टिक अल्सर का कारण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पेक्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात अमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों का ही पाचन अमाशय इसके कारण होने लगता है, जिसे पेक्टिक अल्सर कहते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन के उच्च रक्तचाप होने का खतरा होता है। कारण यहाँ पर दिया गया, उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए तथा आर दोनों गलत है, ए तथा आर दोनों सही है, ए सही है तथा आर आंशिक रूप से सही है। वही चौथा ऑप्शन यहाँ पर देगा, ए गलत है तथा आर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ए सही है तथा आर आंशिक रूप से सही है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी आपको अभिकथन कारण दिया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। कारण यहाँ पर दिया गया, रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, ए और आर दोनों सत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों ही असत्य हैं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ए सत्य है परंतु आर असत्य है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ताकत, क्रिम्प, अब्रेजन रेजिस्टेंस या रेजिस्लियंसी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेजिलिशियंसी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती है। वस्त्रों को दैनिक उपयोग से के बाद टांगना, मोड़ना और लपेटना पड़ता है, जिससे उसकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृति हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि रेशम। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिस्कंदता यानी कि रेजिस्लियंसी, तो ये हमारा क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। तो फ्रेंड्स, आप जो हम आपको व्याख्या कराते चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चले। इससे क्या है कि आपके कई कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर साथ साथ क्लियर होते हुए भी चलेंगे, अगर आप ध्यान से व्याख्या को पढ़ते चल रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रेशम, कपास, लिनन या रेयन। GIC 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लिनन। ये तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30,
किस रेशे में ताप व उबलने की सहन करने की क्षमता होती है? रेशम, ऊन, कपास या सूत या जूट? जैसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कपास या सूत। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31। रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे अम्ल, क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्षार का यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम के तंतु पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्षार दाग धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम रंगों के प्रति सादृश्य होता है, इसके लिए अम्लीय रंगों का यानी कि एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रेशम पर रंग आसानी से चढ़ता है तथा पक्का होता है। विरंजक हेतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु तीव्र विरंजन जैसे क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमजोर एवं बदरंग हो जाते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32। किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे हेरिंग बोन, फेगोटीन, रोप टाँका या बुलन टाँका। JIC 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा, हेरिंग बोन। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबतः परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए ताना, कोर्स, लकीर या वेल। LT जुलाई 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ताना। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34। खाली स्थान रंगने की प्रतिरोधी विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए बाटिक रंगाई, बंधेज या बांधनी रंगाई, स्टेंसिल छपाई या ठप्पा छपाई। UP PGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि रंगने की प्रतिरोधी विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बंधेज या बांधनी रंगाई। ये यहाँ पर रंगने की प्रतिरोधी विधि है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाँका है? टेपची, बखिया, कटाऊ या उपरोक्त सभी। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चले, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाँका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपयुक्त सभी। यहाँ पर चिकनकारी में टेपची, बखिया और खटाऊ ये तीनों ही टाँके यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36। यह बंगाल का बना हुआ कपड़ा है? कांजीवरम, जामदानी, पैठानी, ब्रोकेड। तीसरी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यह बंगाल का बना हुआ कपड़ा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पैठानी। ये यहाँ पर बंगाल का बना हुआ कपड़ा है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई कला है। कांथा से तात्पर्य है कि पैबंद लगा कांथा मुख्यतः यहाँ पर पैबंद लगा वस्त्र। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि को कई तह में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है। ये फटे पुराने वस्त्र अक्सर जिन्हें फेंक दिया जाता है, वहाँ की महिला अत्यंत परिश्रम करके एक नया वस्त्र बनाती है, जिसे ओढ़ने, बिछाने, थैले बनाने, सजावट करने आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37। गरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर थे ग्रेड लाइन, नेक लाइन, कॉलर लाइन या रोल लाइन। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने कि गरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नेक लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है।
आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गरेबोन जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को नेक लाइन कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक लाइन से चेहरे का आकार प्रभावित होता है। विभिन्न प्रकार के गलों से चेहरे को लंबा, पतला, चौड़ा और छोटा बनाकर दिखाने में मदद मिलती है। प्राय गले का आकार वी शेप, गोल, चौकोर रहता है। सुंदर लगने वाले गले का आकार निश्चित करने के लिए चेहरे एवं ग्रीवा दोनों का आकार देखना चाहिए। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जनसंख्या, मुद्रास्फीति और मंदी, आय या उपरोक्त सभी। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, आय। ये यहाँ पर फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर व्याख्या भी हम आपके लिए लेकर आए, इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। फैशन और परिवर्तन के बीच अन्योन्याय श्रेय संबंध है। फैशन चाहे रंग का हो, आकार या नमूने का हो, समय समय पर बदलता रहता है। इसे अपनाने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता, धन, समय, शिक्षा, परिधान संबंधी आविष्कारों की जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। लोग स्वाभाविक रूप से फैशन से प्रभावित होते हैं। फैशन समाज को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। यह समाज के सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देख, अरारोट, आलू, चावल या रीठा। TGT 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विकास की विशेषताएं, विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास एवं अभिव्यक्ति में अंतर या उपरोक्त सभी। PGT परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 1 किलोमीटर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 1000 मीटर, 1000 मिलीलीटर, 100 मीटर या 100 डेसीमीटर। TGT 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि 1 किलोमीटर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1000 मीटर। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, शिक्षा द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। PGT 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है और आपको बताना है कि संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिक्षा के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए, कार्यवाही, ध्यान आकर्षण, संतोष या इनमें से कोई नहीं। TGT परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संतोष। ये प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण जन जीवन के आर्थिक व्यावसायिक जीवन के उत्थान एवं कल्याण की शिक्षा है, जो विद्यालय वातावरण के परे जीवन के स्वाभाविक परिस्थितियों में दी जाती है। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है, जिसमें ध्यान देना, रुचि, इच्छा, विश्वास, कार्यवाही एवं संतुष्टि है। अतः प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण संतोष या संतुष्टि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देगा, सरकार द्वारा, खंडों द्वारा, स्वायत्तवासी द्वारा या निकायों द्वारा, या आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पंचायती राज द्वारा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर पूछा गया कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है सरकार द्वारा या खंडों के द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा या पंचायती राज द्वारा। TGT परीक्षा 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पंचायती राज के द्वारा। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए,
ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। इसीलिए पंचायती राज शासन का विकास किया गया, जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए कि वह नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। यह किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जॉन डेवे, PRR सिन्हा, केल्से LT या रस्किन। TGT परीक्षा 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यह बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रस्किन के द्वारा। ये महत्वपूर्ण कथन रस्किन के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46। खालिस्तान। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है कि जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47। भूलने की अचेतन प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ पर दिया समाहीकरण, प्रतिगमन, दमन या मानसिक कल्पना। TGT परीक्षा 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि भूलने की अचेतन प्रक्रिया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दमन। ये भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दमन एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है जिसमें अप्रिय विचार या यादें चेतन मन से धकेल दी जाती है। दमित स्मृति तब होती है जब आघात सचेत स्मृति में रखने के लिए बहुत गंभीर होता है और दमन द्वारा हटा दिया जाता है। कुछ बाद के समय में इसे अक्सर अहानिकारक परिस्थितियों में याद किया जा सकता है और सचेत स्मृति में फिर से प्रकट होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन यहाँ पर देख ज्ञानेंद्रिया, मस्तिष्क विकार, आनुवंशिकता या उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। संतुलित आहार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता पर आधारित है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है, इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऑप्शन तीसरा, यह RDA पर आधारित है जो ICMR द्वारा दिया गया है। या चौथा ऑप्शन यहाँ पर सभी विकल्प सही है। RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि संतुलित आहार की विशेषता है, तो कौन कौन सी विशेषताएं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी विकल्प सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार में कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि होते हैं। संतुलित आहार RDA पर आधारित होता है जो ICMR द्वारा दिया गया है। अतः से यहाँ पर सभी विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमारा 50वां अंतिम क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, टीकाकरण, विटामिन A, प्रोफिलैक्सिस या खाद्य सुदृढ़ीकरण। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। BPSC PGT परीक्षा 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य आधारित रणनीति है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खाद्य सुदृढ़ीकरण, फोर्टिफिकेशन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन खाद्य आधारित रणनीति है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। खाद्य सुदृढ़ीकरण एक शाख से सूचित हस्तक्षेप है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम और नियंत्रण में योगदान देता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आइए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सेब,
अलसी के बीज, टमाटर या दूध। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज की क्लास से आपको जरा भी फायदा हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके, और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।